तो क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। यलगार परिषद भीमा कोरेगांव हिंसा केस की बात करते हैं। गिरफ्तार और फरार आरोपियों पर चार्जशीट का ड्राफ्ट सामने आया है। एनआईए ने पेश किया 15 पन्नों की ड्राफ्ट और आरोप क्या है उस पर, उन सारे चार्जों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया है। चार्ज में पीएम की हत्या की साजिश का जिक्र नहीं है जो पहले था। पहले पुणे पुलिस ने हत्या की साजिश का दावा भी किया था। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सुनील, इस पूरे मामले पर लंबे वक्त से विवाद रहा है। अब पुलिस ने जो चार्जशीट का जो मसौदा पेश किया है उसमें क्या कुछ और है, क्योंकि पहले कहा गया था कि इसमें प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश तक रची गई। शारिक, देखिए, जब ये मामला 2018 में उजागर हुआ, जांच कर रही थी, तब पुणे पुलिस जांच कर रही थी और पुणे पुलिस जब जांच कर रही थी तब उस दौरान उसने कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसी दौरान एक कंप्यूटर से एक प्रिंटआउट निकाला गया था जो कि बताया गया था कि एक मेल है जो भेजा गया था कॉमरेड प्रकाश को। 18 अप्रैल 2017 का वो पत्र था और किसी आर ने लिखा था। उसमें इस बात का जिक्र था कि जिस तरह से मोदी सरकार आ गई है और वो लगातार दमन कर रही है, खास करके कम्युनिस्ट हमारे विचारधारा को, जो कि नक्सल से जो लोग जुड़े हुए या फिर जो चाहते हैं कि इस तरह की बातों को जिक्र किया जाए। उसी में ये जिक्र किया है कि अगर इसी तरह रहा तो हमारी पार्टी यानी हम लोग कहीं न कहीं खत्म हो जाएंगे। तो हम एक प्लान कर सकते हैं जिसमें कि नरेंद्र मोदी को की हत्या की जा सकती है रोड शो के दौरान, वैसे जैसे कि राजीव गांधी की गई थी। हाँ, ये जरूर है कि ये एक आत्मघाती कदम हो सकता है, इससे हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन बचने के लिए यानी कि सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। वो पत्र तब बहुत चला था, बहुत चर्चा हुई थी और माना गया था कि बहुत बेहद बड़ी साजिश रची गई थी। लेकिन अब मामला जब एनआईए के पास है और एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच करके अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया इस पूरे मामले में, और जब ड्राफ्ट चार्जेस पेश किया है कोर्ट में आरोप तय करने के लिए, अब उससे बहस होगी, उसमें इस बात का कहीं जिक्र नहीं है। देश के खिलाफ जंग की बात उसमें कही गई है, आधुनिक हथियार पड़ोसी देशों से कुछ संस्थाओं से लेने की बात उसमें से कही गई है, लेकिन जिसका जिक्र नहीं है। तो ये सवाल उठता है कि आखिर तब ये पत्र आया कहां से, और अगर ये नहीं था उतना गंभीर तो फिर उस दौरान क्यों लीक किया गया। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर में करीब 2 दशक से अधिक समय से अलगाववादी गतिविधियों की अगुवाई कर रहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे सबूत मिले कि पाकिस्तान स्थित संस्थानों द्वारा कश्मीरी छात्रों को एमबीबीएस सीट देने के मामले में हुर्रियत से जुड़े कुछ लोगों द्वारा उम्मीदवारों से पैसे इकट्ठा किए गए और फिर उन पैसों का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया गया। इन अटकलों के बीच सैयद अली शाह गिलानी के अगुवाई वाले चरमपंथी हुर्रियत गुट तहरीक हुर्रियत ने कल श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में अपने नेता के घर और दफ्तर से अपना साइन बोर्ड हटा लिया है। नीता शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। नीता, गंभीर आरोप हैं कि जो पैसा जमा किया गया एमबीबीएस सीट देने के नाम पर, उसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया गया। इसका क्या सबूत है और जो अब आधार बनाकर कार्रवाई की बात हो रही है वो कहां तक पहुंची है? ये एक प्रपोजल है शारिक, जो केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर की प्रशासन ने यहाँ केंद्र सरकार को भेजा है, जिसके तहत यहाँ पर हाईएस्ट लेवल पर जो है फैसला लिया जाएगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूएपीए के तहत अगर ये प्रतिबंधित ग्रुप डिक्लेयर कर दिया जाता है तो इसके जितने भी जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, इससे संपर्क जिनके हैं, उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। यही ध्यान में रखते हुए शायद ये जो गिलानी साहब के घर के बाहर से जो तहरीक हुर्रियत का जो एक साइन बोर्ड हटाया गया वो शायद हटाया गया है, ऐसा सरकारी सूत्रों का कहना है। जहां तक इस प्रपोजल का सवाल है, ये भी प्रपोजल स्टेज पर है, लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार की ये नीति रही है 2019 से जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, जब से उन्होंने स्पेशल स्टेटस हटाया है जम्मू कश्मीर स्टेट का और उसे यूनियन टेरिटरी बनाया है, तब से उनकी ये पॉलिसी रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कि रेडिकलाइजेशन वहां पर बढ़ा है। जून में इसी साल 2021 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़ी मीटिंग ली थी, जिसपे उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि जो कट्टर विचारधारा वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके चलते ही हमने देखा था एनआईए ने वहां पे रेड्स मारी थी। जो सरकारी जो नौकरियां थी जिन लोगों के पास, लेकिन उनकी विचारधारा जो थी कट्टरपंथी की थी, उन्हें निकाल दिया गया था।
साथ में पासपोर्ट्स को लेकर भी, जिन लोगों के पासपोर्ट हैं उन्हें भी अब दिक्कतें आ रही हैं। तो अलग अलग जो स्टेप्स हैं वो सेंटर इनिशिएट कर रहा है ताकि इन लोगों की विचारधारा को तोड़ा जा सके। उसी के तहत ये प्रपोजल जो है वो मूव किया गया है। शारिक, शुक्रिया अनीता इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के गोविंद नगर का है। पीड़ित के मुताबिक रविवार 2 बजे के बाद वहां चूड़ियां बेच रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसके पैसे भी छीन लिए। वीडियो के वायरल होने के बाद बड़ी तादाद में एक समुदाय के लोग थाने पहुंच गए, जिसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया गया। हालांकि लोगों से अपील कर रही है कि इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काने वालों से दूर रहें। इस बीच एहतियातन इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। आवाज लगा के जा रहे थे और बस हम बैठे थे और बस वहाँ बैठे हुए औरत आई, उसने हमसे चूड़ी ली, पैसे हमें दे दिए, बस जैसे बैग उठाते हुए जा रहे थे और पीछे से पकड़ लिया। तो वहीं पे गए तो पुलिस वाले साथ में गए, वहाँ गवाही लिया। एक आदमी ने बताया कि इसकी कोई गलती नहीं है, ये लोग खुद ही मारते ले आए। यहाँ पे माल खोस लिया, मोबाइल भी तोड़ दिया। उसके बाद ये बहाना लगाने लगे कि ये कौन है, मुसलमान नाम पूछ के ज्यादा मारा ज्यादा। वो ये भी बोल रहा था कि 50,000 का बदला ले रहा। वीडियो में है ना पूरा? हाँ, वो वीडियो में है। हम जब हमारे मुंह से वो खुलवाएं कि तुम बोलो मुसलमान हो। आज जो है एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक लड़का जो है चूड़ी बेचने के लिए गया था बाणगंगा थाना क्षेत्र में। वहां पे कुछ लोगों ने उसके साथ में मारपीट करी और कुछ आपत्तिजनक और अपशब्द कहे। उसको लेकर के इसमें जो है एफआईआर की जा चुकी है। जिन धाराओं में फरियादी ने चाहा उन धाराओं में एफआईआर हुई है और वीडियो हमारे पास में है। जो लोग उसमें मारपीट कर रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है और सभी के खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई है, सख्त कार्रवाई है, वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह विभाग की रिपोर्ट यह है कि वो चूड़ी बेचता था। चूड़ी बेचने के लिए वो उस मोहल्ले में, वार्ड में था। हिंदू नाम रखा हुआ था, जबकि वो कुछ था दूसरे समुदाय से। आधार कार्ड भी इसी तरह के 2 मिले हैं और उसके कारण से वहां पर बेटियों को, बहुओं को वो सावन के दिन चूड़ियां पहनाने का ज्यादा हमारे यहाँ पर परंपरा है। वहां से विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद में दोनों पक्षों पर कार्रवाई हुई। अनुराग द्वारी हैं। अनुराग, अभी मंत्री महोदय को सुन रहे थे, वो कह रहे थे वो हिंदू नाम रख करके चूड़ियां बेच रहा था। इस नौबत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं नेताओं की है कि अब कोई अपने धर्म को छुपाकर रोजगार करने के लिए निकला है। जो नफरत फैली है समाज में, क्या उम्मीद है कि जब मंत्री महोदय इस तरह का बयान दे रहे हो तो जो आरोपी नजर आ रहे हैं उस बेकस इंसान को पीटते हुए, उनके ऊपर कार्रवाई की उम्मीद करें क्या? देखिए, ऐसे नेताओं से क्या उम्मीद करेंगे शारिक, इसका तो जवाब एक ही शब्द में है। लेकिन दूसरी जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो 3 लोग आपको तस्वीरों में मारते पीटते दिख रहे हैं वो तीनों नामजद आरोपी हैं, जिसमें से अभी अभी मुझे संदेश प्राप्त हुआ है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और एक की तलाश में पुलिस की टीम गई हुई है। 25 अज्ञात लोगों को उसमें बहुत गंभीर धाराएं उन पर लगाई गई हैं, जिसमें बलवा करने से लेकर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने तक जैसी कई धाराओं में इन लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि लगातार मालवा में ऐसी वारदातें क्यों हो रही हैं, क्योंकि 15 अगस्त के दिन हमने देखा कि इंदौर में कैसे 2 समुदायों के बीच में लड़ाई हुई। जिस बार बार बॉम्बे बाजार का जिक्र हो रहा है, पिछले हफ्ते ही वहां पर ऐसा आरोप लगा कि जो दलित समुदाय के 3 लोग हैं उन पर एक समुदाय विशेष ने जब वो उनके इलाके में जूस पीने गए तो वहां पर उन पर हमला किया और पुलिस को उनको बचाकर ले जाना पड़ा। और उसी का बदला लेने की बात ये जो आपको तस्वीरों में हिंदुवादी संगठन के लोग दिख रहे हैं या उस मोहल्ले के लोग दिख रहे हैं वो कर रहे हैं। तो एक के बाद एक लगभग पिछले 1-1.5 हफ्ते में लगभग 4-5 ऐसे बड़े मामले आ चुके हैं, खास करके इंदौर और मालवा के इलाके से, जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। और एक के बाद इस तरह के मामले आना, नेताओं के इस तरह के बयान सामने आना, ये अपने आप में बहुत संदेह पैदा करता है कि आखिरकार, क्योंकि हमेशा से सांप्रदायिक रूप से बहुत संवेदनशील रहा है मालवा का इलाका, तो ऐसे एक के बाद एक मामले वहां क्यों सामने आ रहे हैं, इस पर भी सोचने की जरूरत है। हाल में ही मध्य प्रदेश सरकार ने खुद मध्य प्रदेश की विधानसभा में बताया था कि जो जब से लव
जिहाद यानी धर्म स्वतंत्रता का कानून बना है, उसके बाद से 28 मामले दर्ज हुए मध्य प्रदेश में, जिसमें 37 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 30 लोग अभी जेल के अंदर हैं। उसमें सबसे ज्यादा 5 मामले इंदौर में ही आए थे। तो इन सब सारी बातों पर सोचने समझने की जरूरत होगी। शारिक, शुक्रिया अनुराग। तो समाज में घुलता जहर अब कुछ कदर फैल गया है कि कोई इस तरह की तस्वीरें देखकर विचलित भी नहीं हो रहा होता है, और जो जिम्मेदार पद पर बैठे जो गृह मंत्री हैं उनके बयान बताते हैं जो प्रश्रय देने वाले भी नजर आते हैं।